उसके बाद हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे, इसके इंटरनल ऑर्गन और सिस्टम को देखेंगे। पहले हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं। फ्रॉग जो है कहाँ रहता है? फ्रॉग पानी में रहता है और ज़मीन या खुश्की वाले हिस्से में रहता है, और ये कीचड़ पे भी पाया जाता है। फ्रॉग जो है इजली स्विमिंग का काम कर सकता है और ये जंपिंग भी करता है, क्योंकि इसके हाथ में जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है वो इसकी वजह से ये इजली आसानी से स्विम कर सकते हैं। और ये जंपिंग का काम कर सकते हैं क्योंकि इनके जो लेग हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और आगे जो हैंड का रीजन है वो बहुत ही शॉर्ट होता है लेग के मुकाबले में, इस वजह से ये हाईली जंप कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास एक टंग होती है जो कि बहुत लॉन्ग टंग होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से अपनी टंग को बाहर करके किसी भी इंसेक्ट को या किसी भी बीज वगैरह को जो है यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसको अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रॉग के पास जो है नेक का रीजन नहीं होता। नेक का रीजन ना होने की वजह से इसका हेड का रीजन डायरेक्टली इसके ट्रंक से अटैच होता है। ये देखिए यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी नेक का रीजन मौजूद नहीं है, इसका हेड डायरेक्टली ट्रंक से अटैच है। इसके अलावा इसके हेड में दो बल्जिंग आइज होती है। बल्जिंग मतलब बहुत ज़्यादा उभरी हुई आँखें मौजूद होती हैं। इसकी आँखें इसकी मोटी और उभरी हुई होती हैं। इसके आगे के रीजन में जो है यहाँ पे दो ओपनिंग होती है जो कि नोस्ट्रिल का काम करती है, मतलब यहाँ से ये ब्रीथिंग का काम कर रहा होता है, ऑक्सीजन को इंटरनली जो है लेने का काम कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। और इसकी जो मेम्ब्रेन है, जो स्किन है, ये भी फोल्ड हुई भी होती है। इसको यहाँ पे जो मेम्ब्रेन फोल्ड होती है उसको हम कहते हैं टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे कुछ होल बनता है, मतलब सुराख मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है आसानी से हियरिंग का काम करता है, आसानी से इसको सुनने का काम ये कर रहा होता है। इसके अलावा इसके जो फिंगर्स की बात करते हैं तो फिंगर्स किस तरह से होते हैं? इसके जो टोज हैं, टोज जो होते हैं वो मतलब लेग का जो रीजन है, यहाँ पे जो टोज मौजूद है, यहाँ पे 5 टोज मौजूद होते हैं, ठीक है। और लेकिन हैंड में जो होते हैं यहाँ पे 4 फिंगर्स मौजूद हैं, क्योंकि इसकी जो थंब का रीजन है वो ज़्यादा वेल डेवलप नहीं होता, वो रिड्यूस फॉर्म में पाया जाता है। रेडिमेंट्री मतलब ये रिड्यूस होता है, वेल डेवलप नहीं होता, जिस तरह से दूसरे एनिमल के थम्स मौजूद होते हैं इस तरह से इसका थंब नहीं होता, तो इस वजह से इसके हैंड के में 4 फिंगर्स पाए जाते हैं। फ्रॉग की स्किन ज़्यादा स्लिमी होती है और स्लिपरी होती है। क्यों? क्योंकि इसके स्किन में बहुत से ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ से सिक्रीशन हो रही होती है, और इसकी वजह से जो है इसकी स्किन क्या लगती है? स्लिपरी लगती है। और ये जो है इतनी स्किन की वजह से, इस स्किन की ख़ास फीचर्स की वजह से जो है ये कहाँ रहता है? ये विंटर में जो है अपने आप को ज़मीन के अंदर दफन कर लेते हैं, अपने आप को ज़मीन के अंदर ले जाता है और वहाँ पे पूरे विंटर गुजारता है। इस फेनोमेना को हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें फ्रॉग विंटर में अपने आप को ज़मीन के अंदर दफन कर लेता है, ठीक है। और वहाँ पे ज़मीन के अंदर दफन होने की वजह से ये ब्रीथिंग का प्रोसेस किस तरह से करेंगे? इसकी ब्रीथिंग जो होगी इसके स्किन की वजह से होती है। तो वहाँ पे जो है यहाँ क्योंकि स्किन में ग्लैंड्स मौजूद हैं, इसलिए ये आसानी से जो है पूरी विंटर अपनी ज़मीन के अंदर ही गुजारता है। इसको कहते हैं हम हाइबरनेशन। जो है विंटर में तो खुद को अपने आप को ज़मीन में ले जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर रेनी सीज़न में बाहर की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि रेनी सीज़न इनका ब्रीडिंग सीज़न होता है। इस वजह से ये ज़्यादातर ज़मीन से बाहर रहना पसंद करते हैं। अब फ्रॉग के हम इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं, तो फ्रॉग में जो है इंटरनल ऑर्गन बहुत से ऑर्गन मौजूद होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से अंदर जो है इंटरनली सिस्टम मौजूद होते हैं। फ्रॉग की जो बॉडी है इसके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है, जिसे सीलोम कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे सिस्टम मौजूद होते हैं, जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है या एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम सिस्टम को स्टडी करते जाएंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी फूड मटेरियल जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी कोई फूड मटेरियल लिया जाता है तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। जिस तरह से फ्रॉग जो है इंसेक्ट खाता है,
तो इंसेक्ट्स जो होते हैं उसमें जितने भी फूड मटेरियल वो इनटेक कर रहा होता है उसमें तमाम जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होती हैं और न्यूट्रिएंट्स जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद जो है फ्रॉग की बॉडी को सप्लाई हो जाती है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें डाइजेशन का काम कर रही होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम जो होती है दो तरह के हिस्सों पे कंसिस्ट होती है, मतलब इसमें दो जो है एक एलिमेंट्री कैनाल वर्क कर रहा होता है और एक ग्लैंड सिस्टम वर्क कर रहा होता है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें एक कैनाल वर्क भी होता है। मतलब यहाँ इस वाले पार्ट को देखा जाए तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है जो कि यहाँ से माउथ से स्टार्ट होता है और पूरा एंड तक जाता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस पूरे हिस्से को कहेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल है। इसके अलावा इसके डिफरेंट रीजन में जहाँ जहाँ फूड मटेरियल मूव करते जाएंगे वहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड और एंजाइम की सिक्रीशन होती जाएगी। तो हाँ, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ इसमें ग्लैंड भी वर्क कर रहे होते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन का प्रोसेस आसानी से हो जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है माउथ से, ठीक है, माउथ से लेकर एंड तक के रीजन जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस चलता है इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसमें सबसे पहले फूड मटेरियल एंटर होती है माउथ में, माउथ से फिर कहाँ आती है, बकल कैविटी में आती है, बकल कैविटी से फिर जो है फेरिंक्स में आती है, फिर एसोफेगस में, स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने बताया फूड मटेरियल कहाँ से, माउथ में आता है, माउथ से बकल कैविटी में, बकल कैविटी से फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एंड तक मूव कर जाता है। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स भी वर्क कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रॉग में बकल कैविटी को स्टडी कर लेते हैं कि बकल कैविटी क्या है। कि बकल कैविटी वो रीजन है जहाँ पे जो आपको सॉइलेंट पोर्शन नज़र आ रहा है फ्रॉग का, जो कि टंग, क्योंकि यहाँ पे नेक का रीजन मौजूद नहीं होता है तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। तो जो फूड मटेरियल फ्रॉग लेता है वो अपने माउथ के थ्रू लेता है बकल कैविटी, क्योंकि माउथ का जो बकल कैविटी का रीजन है या फूड लेने का रीज़न जो है वो बहुत ही यूनिक होता है। फ्रॉग की टंग जो है बहुत ही यूनिक होती है, वो इस तरह से क्योंकि फ्रॉग में जो है बहुत ही लॉन्ग टंग पाई जाती है जो कि अटैच होती है सामने की तरफ से। जो बकल कैविटी का फ्रंट रीजन है यहाँ से ये अटैच होती है टंग और एंड में फ्रीली तौर पर मौजूद होती है और इसमें स्टिकी सब्सटेंस मौजूद होते हैं। स्टिकी सब्सटेंस मौजूद होने की वजह से कोई भी इंसेक्ट इनके सामने से गुजर रहा हो तो ये आसानी से जो है वो स्टिक हो जाते हैं, आसानी से चिपक जाते हैं इसकी टंग में और फ्रॉग जो है इस टंग को फोल्ड करते हुए अपने माउथ के अंदर ले लेता है और फिर इसके बाद जो है खुराक कहाँ चल जाती है, इसके बकल कैविटी में चल जाती है। अब हम बकल कैविटी को देख लेते हैं कि बकल कैविटी किस तरह का है। बकल कैविटी देखा जाए तो बकल कैविटी में कुछ हमें रीजन नज़र आते हैं जो कि एक है अपर जॉज और एक लोअर जॉज है। बकल कैविटी में दो तरह के जॉज मौजूद हैं जो कि एक अपर जॉ है और एक लोअर जॉ है, दोनों जबड़े मौजूद होते हैं। इसके अपर जॉ की बात करें तो इसमें दो तरह के तित मौजूद होते हैं और इसको एक को कहते हैं वोमराइन तित। ये जो सामने आपको तित नज़र आ रहे हैं ये थोड़े से पॉइंटेड होते हैं, इसको हम कहते हैं वोमराइन तित। और इसके साथ साथ कुछ और तित मौजूद होते हैं जैसे मैक्सिलरी तित कहा जाता है। ये तित जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इनका काम च्यूइंग का नहीं होता, ये चबाने का काम नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ जब फ्रॉग जो है उस इंसेक्ट को निगल रहा होता है ये तो उसको बाहर निकलने से प्रिवेंट करते हैं, मतलब वो जो इंसेक्ट है वो मुंह से बाहर ना, इसीलिए तित मौजूद होते हैं। बकल कैविटी के रीजन में जो है ये तित मौजूद हैं लेकिन ये च्यूइंग का काम नहीं करते। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो फूड मटेरियल है वो कहाँ एंटर हो जाता है, एक ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं। बकल कैविटी ओपन होती है एक शॉर्ट फेरिंक्स में, ठीक है। फेरिंक्स के बाद एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर आता है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। ये फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आता है, ये भी बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहा जाता है, एसोफेगस कहा जाता है। ये रीजन जो नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं, जो कि इसके बिहाइंड मौजूद होता है। अब देखते हैं कि फेरिंक्स के साथ साथ हमें एक और ओपनिंग नज़र आ रही है यहाँ पे जिसको क्या कहा जाता है, ग्लोटिस कहा जाता है। ये ओपन होता है लंग्स में, मतलब ये पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये अलग तरह का सिस्टम मौजूद होता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसके अपने ऑर्गन होते हैं और फिर जब भी कोई
प्रे या फूड कोई भी लेता है, कोई भी शिकार वगैरह फ्रॉग अपने मुंह के अंदर लेता है, तो ये ग्लोटिस क्या होते हैं, फ़ौरन से क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये ग़िज़ाई नाली नहीं है बल्कि एक सांस की नाली है। ठीक है, तो यहाँ पे ग़िज़ा नहीं जाती बल्कि इस रीजन में जाती है, जो कि इसके फेरिंग्स का रीजन है, यहाँ पे ग़िज़ा जाती है और फिर यहाँ से कहाँ जाती है, एक शॉर्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एसोफिगस कहते हैं। एसोफिगस के बाद जो फूड मटेरियल है वो कहाँ ओपन हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है, वो स्टमक के अंदर चला जाता है। खुराक जो है अब स्टमक के अंदर, यहाँ से एसोफिगस से कहाँ चल जाती है, स्टमक के अंदर चल जाती है। ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हैं। ठीक है, जब भी कोई फ्रॉग जो है कोई भी खुराक लेता है तो वो कहाँ से जाती है, बकल कैविटी में जाती है, बकल कैविटी से कहाँ जाती है, फेरिंग्स में आ जाती है, फेरिंग्स में कहाँ आती है, एसोफिगस में आती है। ठीक है, एसोफिगस जो है फेरिंग्स के बाद पाया जाता है। एसोफिगस बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि फ्रॉग के पास जो है नेक मौजूद नहीं होता, तो इसलिए एसोफिगस का स्ट्रक्चर इतना लंबा भी नहीं होता। फिर ये एसोफिगस ओपन हो जाती है, स्टमक में चल जाती है। स्टमक की दीवार बहुत ही थिक होती है और मस्कुलर होती है, ये मसल से मिलकर बनी होती है। और इसके अलावा इसमें ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी हो रही होती है, ग्लैंड्स की सिक्रीशन हो रही होती है इसमें जो है स्टमक, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, तो यहाँ पे जो भी फूड मटेरियल लिया जाता है एसोफेगस से कहाँ आ गई है, वो स्टमक में आ गई है। तो स्टमक में जो है ये मस्कुलर होने की वजह से क्या करता है, इस फूड मटेरियल को मिक्स करने का काम कर रहा होता है। हम पहले इसके बात कर लेते हैं कि स्टमक में भी दो तरह के रीजन पाए जाते हैं, इसको देख लेते हैं। एक रीजन जो आपको अप साइड नज़र आ रहा है जो कि इसका एंटीरियर पार्ट बनाता है, और एक लोअर साइड नज़र आ रहा है जो कि इसका पोस्टीरियर पार्ट बनाता है।
डाइऑक्साइड दोनों मौजूद होते हैं। तो जो भी ऑक्सीजन इस बकल कैविटी के अंदर आती है तो बकल कैविटी के अंदर ही ब्लड कैपिलरीज मौजूद होने की वजह से यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस चलता है। मतलब जो ऑक्सीजन आ रही है वो यहीं पे ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो भी अंदर आती है वो क्या हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है, और ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज होने की वजह का क्या होता है, ऑक्सीजन जो है एंटर हो जाती है, और फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस चलता है। मतलब जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं उसमें पहले ही से बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं, जो कि क्या हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड ज़्यादा मौजूद हैं, तो इसी वजह से वो बकल कैविटी के थ्रू क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बकल रिस्पायरेशन। बकल रिस्पायरेशन, और यहाँ पे मॉइस्ट होने की वजह से आसानी से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी हो जाता है। तो बकल रिस्पायरेशन आपको समझ में आया, बकल कैविटी के थ्रू जो भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस हो, उसको हम कहते हैं बकल रिस्पायरेशन। बच्चों, इस फ्रॉग के रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को याद करिएगा, इनके डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।